लेट्स माइक चुनावी यात्रा। केरल वो राज्य जहां वामपंथ सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा नहीं बल्कि एक सामाजिक पहचान माना जाता था। वो राज्य जहां लाल झंडे सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि राजनीति की आत्मा में दिखाई देते थे। लेकिन इस बार इतिहास बदल गया। जिस लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लगातार 2 बार सत्ता संभाली, वो ऐसी हार गया कि खुद उसके कार्यकर्ता भी इस जवाब ढूंढते नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कांग्रेस जीती कैसे, सवाल यह है आखिर केरल में वामपंथ हार क्यों गया। क्या जनता विकास से नाराज थी? क्या मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की कार्यशैली लोगों को खलने लगी थी? क्या अल्पसंख्यक वोट लेफ्ट से दूर हो गए? या फिर ये सिर्फ सरकार विरोधी लहर नहीं बल्कि एक चेहरे के खिलाफ जनादेश था? नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा। आज बात उस चुनाव की जिसने देश की आखिरी बड़ी कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं बदली बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ा संदेश दिया। भारत में वामपंथ की आखिरी मजबूत सत्ता मानी जाने वाली केरल की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ सरकार को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर शानदार वापसी की, जबकि सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ सिर्फ 26 सीटों पर सिमट गया। 5 साल पहले जो पार्टी 99 सीट जीतकर इतिहास रच रही थी, वो इस बार चौथाई से भी कम सीटों पर आ गई। ये सिर्फ चुनावी हार नहीं थी बल्कि केरल की राजनीति में गहरे बदलाव का संकेत थी। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में वैसी बेचैनी नहीं दिखी जैसी आमतौर पर इतनी बड़ी हार के बाद देखने को मिलती है। कई कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया कि लोगों का गुस्सा सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं था बल्कि सरकार के काम करने के तरीके के खिलाफ था। यानी सवाल योजनाओं या विकास कार्यों पर कम, नेतृत्व की शैली पर ज्यादा उठे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये चुनाव पूरी तरह मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व पर जनमत बन गया था। वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार जे प्रभाष ने इसे एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि एंटी विजन वेव बताया। उनका कहना था कि धीरे धीरे पूरी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती चली गई। सरकार, पार्टी और पूरा एलडीएफ सब कुछ एक चेहरे पर सिमट गया। यही केंद्रीकरण आखिरकार पार्टी के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। मतगणना के दौरान खुद पिनराई विजयन को भी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी सीट जरूर बचा ली, लेकिन जीत का अंतर 2021 के मुकाबले बेहद कम हो गया। पिछली बार जहां वो 50,000 वोटों से जीते थे, इस बार ये अंतर घटकर करीब 19,000 रह गया। ये सिर्फ आंकड़ों का फर्क नहीं था बल्कि जनता के मूड में आए बदलाव का संकेत था। राजनीतिक विश्लेषक एनपी चेक्कुटी मानते हैं ये वामपंथी विचारधारा के खिलाफ वोट नहीं था। उनके मुताबिक केरल में लोग अब भी सामाजिक न्याय, कल्याणकारी राजनीति और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कोई राजनीतिक संगठन खुद को सुधारने की क्षमता खो देता है। तब जनता चुनाव के जरिए जवाब देती है। उनका कहना है कि ये बदलाव एंटी लेफ्ट कम और एंटी लीडरशिप ज्यादा था। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में केरल की राजनीति में धारणा मजबूत होती गई कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आमतौर पर सीपीएम अपने अंदर बहस और आलोचना की संस्कृति के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस बार पार्टी के भीतर असहमति रखने वाले कई नेता खुद को हाशिए पर महसूस करने लगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब पार्टी के 8 महत्वपूर्ण नेताओं ने इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। इनमें सबसे चर्चित नाम पूर्व मंत्री जी सुधाकरन का था। उन्होंने कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और 25,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वी कुन्हीकृष्णन और टीके गोविंदन जैसे नेताओं ने भी कांग्रेस टिकट पर शानदार जीत दर्ज की। ये सिर्फ व्यक्तिगत बगावत नहीं थी बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष का सार्वजनिक विस्फोट था।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगर कोई पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को संभाल नहीं पाती तो उसका असर सीधे संगठन की जमीनी ताकत पर पड़ता है। यही इस चुनाव में भी दिखाई दिया। कई पुराने कार्यकर्ता चुपचाप निष्क्रिय हो गए, कुछ ने खुलकर विरोध किया और कुछ ने मतदान के दिन घर बैठना बेहतर समझा। लेकिन इस हार की सबसे बड़ी वजह सिर्फ संगठनात्मक संकट नहीं थी। पिनराई विजयन की व्यक्तिगत कार्यशैली भी लगातार आलोचना के घेरे में रही। वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार एमजी राधाकृष्णन का कहना है कि आज की राजनीति में सिर्फ विकास कार्य काफी नहीं होते। लोग ये भी देखते हैं कि नेता कैमरे के सामने कैसे व्यवहार करता है, आलोचना को कैसे लेता है और विरोधियों से किस तरह बात करता है। उनका कहना था कि पिछले 10 वर्षों में विजयन की छवि एक ऐसे नेता की बन गई थी जो आलोचना पसंद नहीं करते। मीडिया, विपक्ष और यहां तक कि पार्टी के भीतर सवाल उठाने वालों के प्रति उनका रवैया अक्सर कठोर माना गया। धीरे धीरे धारणा मजबूत हुई कि सरकार लोकतांत्रिक संवाद से दूर होती जा रही है। केरल साहित्य अकादमी के प्रमुख और लंबे समय तक वामपंथी विचारधारा से जुड़े रहे के सच्चिदानंद की टिप्पणी भी इसी संदर्भ में काफी चर्चा में रही। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि तीसरी बार एलडीएफ को वोट देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे केरल में वामपंथ का वही हाल हो सकता है जो पश्चिम बंगाल में हुआ। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये आलोचना विपक्ष की ओर से नहीं, बल्कि वामपंथी बौद्धिक वर्ग के भीतर से आ रही थी। इस चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों का झुकाव भी निर्णायक साबित हुआ। प्रोफेसर प्रभाष के मुताबिक 2021 में मुस्लिम और ईसाई समुदायों के इस हिस्से ने सीपीएम का समर्थन किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि लेफ्ट उनके हितों की बेहतर रक्षा करेगा। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। विश्लेषकों का कहना है कि सीपीएम ने हिंदू वोटों को मजबूत करने के लिए नरम हिंदुत्व की राजनीति अपनाने की कोशिश की। इजावा समुदाय के प्रभावशाली संगठन एसएनडीपी के प्रमुख वेल्लापल्ली नाटेसन के मुस्लिम विरोधी बयानों पर पार्टी की चुप्पी ने मुस्लिम समुदाय में नाराजगी पैदा की। आलोचकों का कहना है कि पार्टी इसलिए चुप रही क्योंकि नाटेसन को पिनराई विजयन का करीबी माना जाता था। दूसरी ओर बीजेपी शासित राज्यों में ईसाई मिशनरियों पर हमलों की खबरों ने ईसाई समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ाई। इसका फायदा कांग्रेस को मिला। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम और ईसाई दोनों समुदाय बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दिए। यही वजह रही कि यूडीएफ को कई सीटों पर निर्णायक बढ़त मिली। इस चुनाव में कांग्रेस की रणनीति भी काफी अलग रही। विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने जाति और समुदाय आधारित संगठनों की मांगों से दूरी बनाई और सीधे जनता से संवाद पर जोर दिया। रमेश चन्नीतला और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके तालमेल ने कांग्रेस को मजबूत संगठनात्मक आधार दिया। लंबे समय बाद कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर वैसी खींचतान नहीं दिखी जैसी पहले देखी जाती थी। प्रोफेसर प्रभाष इसे कांग्रेस के लिए जीवन मरण का चुनाव बताते हैं। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठती तो पार्टी के भीतर टूट और अस्थिरता बढ़ सकती थी। यही कारण था कि कांग्रेस ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी। बूथ स्तर पर अभियान चलाया गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पार्टी लगातार आक्रामक मोड में दिखाई दी। उधर सीपीएम के भीतर ये धारणा मजबूत होती गई कि पार्टी पर सरकार हावी हो गई है। आमतौर पर वामपंथी दलों में पार्टी संगठन सरकार को दिशा देता है, लेकिन इस बार कई नेताओं और विश्लेषकों को लगा कि पूरा संगठन सिर्फ सरकार का विस्तार बनकर रह गया है। यही वजह थी कि पार्टी के भीतर असहमति की आवाजें कमजोर पड़ती गईं। इस चुनाव ने यह भी दिखाया कि सिर्फ कल्याणकारी योजनाएं चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त नहीं होती। केरल सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई बड़े काम किए थे। लेकिन जनता सिर्फ विकास नहीं देखती, वो राजनीतिक व्यवहार भी देखती है। अगर लोगों को लगता है कि सत्ता अहंकारी हो रही है, संवाद खत्म हो रहा है और नेतृत्व सवालों से बच रहा है, तो उसका असर चुनाव में दिखाई देता है। केरल का यह जनादेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश में विपक्षी राजनीति को नया आत्मविश्वास देता है। कांग्रेस लंबे समय बाद किसी बड़े राज्य में इतनी निर्णायक जीत दर्ज करने में सफल रही है। वही वामपंथ के लिए हार आत्ममंथन का बड़ा अवसर बन गई है। चुनावी यात्रा में आज बस इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।